चलो भाई, आज की क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है? पार्ट 8। सबसे बड़ी जंग जीती है तुमने पार्ट 5 और पार्ट 6 को कंप्लीट करके। अब जो आज की क्लास का हेडिंग डालेंगे हम पार्ट 8। और पार्ट 8 क्या कहता है आपका? यूनियन यूनियनटरी संघ राज्य क्षेत्र। अब सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन जो ये यूटीज है आपके पास, यानी कि वर्तमान अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके पास 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो ये जो चैप्टर है वो इन 8 यूटीज पर ही है। इनका हम देखेंगे इनको फॉर्म कैसे किया गया, फॉर्मेशन हम देखेंगे, यानी कि गठन देखेंगे कि गठन किस प्रकार से किया गया, कब कौन सी यूटी बनी, why they became UT, why they became देखेंगे why they became UTs, क्यों इनको संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। संघ राज्य क्षेत्र क्यों बनाया गया? और फिर रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई बात समझ में? चलिए, तो मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल्स आने वाले हैं आपके 233 से 39 आएगा यहाँ पे, 239 से लेके 241 तक आपके जो है यहाँ पे आर्टिकल्स आने वाले हैं। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 239 वाला आर्टिकल्स, ये आपका इम्पोर्टेंट। अब जो हमने ये सब चीजें पढ़नी है, आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम आर्टिकल 1। हेडिंग भी क्या लिखेंगे? आर्टिकल 1। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये वाला टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आर्टिकल 1 क्या कहता है भाई? नंदनी बताइए, उसके बाद परिधि बताइए, बोलो जोर से। हाँ, और तुम बताओ। कंफ्यूज हो या ये बताओ? पहला पार्ट है वो। अनुदी बताओ भाई, आर्टिकल 1। इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of, ध्यान रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस राज्यों का संघ में हमने देखा था कि भारत के पास कौन कौन से एरिया, एक तो भारत के राज्य यानी कि स्टेट्स हो गए, जो है ना राज्य है भारत के पास। दूसरे हमने देखा था कि भारत के पास कौन सा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज, यूनियन टेरिटोरीज। फिर दूसरा है एक्वायर्ड एरिया, अधिग्रहण, ये हमने देखा था अधिग्रहण क्षेत्र। आई बात समझ में? स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, स्टेट्स पढ़ने क्या है, बस तुम्हें ये याद रखना कि कौन सा स्टेट की कैपिटल क्या है, बस, है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक पे, ये वाला संघ राज्य क्षेत्र हम देखने वाले हैं कि यूटीज क्या है ना। अब इन यूटीज को बनाने के अलग अलग रीजन थे, जैसे लद्दाख बना, जम्मू कश्मीर बना, पुडुचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जितने भी 8 आपके पास, हाँ दिल्ली, 8 जो आपके पास ये यूटीज है, इनको बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों बने ये आखिर, है ना। चलिए, तो इतना समझ में आया? पहले क्लियर? लिख भी लो इसे, लिख भी लो इसे, लिख लिया? पीछे वालों ने नहीं लिखा है ना, लिखो इसे फटाफट से। अब एक चीज
अब आपको याद नहीं आ रहा तो ध्यान रखो, फजल अली आयोग कब बना था, उसकी रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे, सारे बताओ मुझे। जब तक ये लिखते हो तब तक मुझे फजल अली आयोग बताओ। हाँ? हाँ। और और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1955 में दी 1955 में दी थी। और इन्होंने ना इसी आयोग के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश वाले का याद आ रहा है तो बोला क्यों नहीं? कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी। चलो लिखो इसे आगे। देखो अब लिखा नहीं है तो स्कैन कर लेना पीडीएफ को। नेक्स्ट लिखेंगे हम फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग है ना। ये कब बनी थी आपकी? 1953 में। इसका गठन जो है वो 1953 में हुई, यानी कि फॉर्म कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुई थी? 1953 में हुई थी, जिसमें ये 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे, सदस्य थे इसमें 3 मेंबर्स। कौन कौन थे भाई इसमें? फजल अली, फजल अली जो कि इसके परिधिया दिख से क्यों नहीं आई? तुम तो सखी सहेली हो, साथ में बैठते हो ना, एक ही साथ तब बोल रही मैं। फजल अली है ना, हृदयनाथ नाथ, पूरा नाम याद रखो, कुंजरू, पीएम, सॉरी केएम, केएम पन्नीकर। ये 3 सदस्य आयोग बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? इसने रिपोर्ट सौंपी थी अपने 1955 में। रिपोर्ट बनी थी 1955 में। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम देखो, एसके धर आयोग और जेवीपी कमेटी बनी थी। इन्होंने कहा कि हम जो राज्यों का गठन है कैसे करेंगे? भाषा के आधार पर। फजल अली आयोग ने भी कहा था कि हम जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारी भाषा के लोग रह सकते, क्योंकि जो एसके धर आयोग था और जो जेवीपी कमेटी थी उसमें मांग ये उठी थी कि जितने भी भाषाई एरिया है उनको अलग अलग राज्य दो। अगर एसके धर आयोग के हिसाब से अगर राज्य बनते तो उत्तराखंड के 3 हिस्से होते, कुमाऊनी भाषा वाले, जौनसारी भाषा वाले। मना किया था ना, लेकिन मांग तो यही उठी थी ना। हाँ हाँ, मांग ये उठी थी कि हम जो है क्या करेंगे, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बनाओ। आज ईद का चांद। हाँ, तो यहाँ पे तो जेवीपी समिति के हिसाब से था। अब जब ये यहाँ पे आंदोलन हो गया, हंगर स्ट्राइक की वजह से नया राज्य बन गया, तो यहाँ पे मांग होने लगी कि भाई अब क्या करो, राज्यों को गठन करो भाषा के आधार पर। अब एक राज्य बन गया तो जाहिर सी बात है कि बाकी के राज्य भी बोलेंगे कि राज्य के आधार भाषा के आधार पर राज्य को गठन करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, फजल अली आयोग ने बोला कि हम भाषा के आधार पर जो राज्य है उनको बना सकते, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जरूरी नहीं कि एक स्टेट में एक ही भाषाई लोग रहेंगे, अलग अलग लोग भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे उत्तराखंड में आपके 3 भाषाई लोग रहते हैं, बोली है ना, मतलब कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, 3 अलग अलग बोली है ना। तो यहाँ पे इनकी रिपोर्ट बनी थी 1955 में। और इसके बाद है, इसके नीचे में, चलो इसे नहीं लिख लेते हैं। रिपोर्ट बनके तैयार हुई। अब चलो ये हम देखते हैं, अब इस रिपोर्ट में क्या बोला। यहाँ पे बनता है फजल, एक मिनट हाँ, इसके तहत अब इस रिपोर्ट के अनुसार बनता है आपका राज्य पुनर्गठन
आयोग कब बनता है ये? 1956 में। आई बात समझ में? इसमें 1956 में, इसमें देखो, इसमें होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत बोला गया कि राज्य कितने होंगे, इसके तहत क्या बोला गया कि 14 राज्य, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, 14 राज्य और 6 यूटीज बोला गया। आई बात समझ में? स्टेट्स तो बहुत सिंपल है, हमें ध्यान देना इन 6 यूटीज पे। आई बात समझ में? चलिए पहले इतना नोट करेंगे, वन बाय वन हम जो है इनके स्टेट्स भी लिखेंगे, यूटीज भी लिखेंगे। इतना लिखिए फटाफट से, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ मैं भेज दूंगी, इसके तो मैं भेज दूंगी, ये तो है मेरे पे। वो मेरे को बनाने पड़ते हैं ना पीडीएफ, तब मैं भेज दूंगी तुम्हें नोट्स। क्या? वो बताऊंगी रीजन कि क्यों बने वो अलग एक साथ, पहले वो अलग अलग थे। वो सब अभी क्लास में कंटिन्यू रहो, सब पता चल जाएगा। चलो लिखा इतना, अब लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो बन गया, अब लिखेंगे हम 1956 के तहत, 1956 के तहत इंडियन नहीं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे, हिंदी में लिख दो ऐसे, 1956 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र, हिंदी में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 1956 एक्ट, 1956 एरिया ऑफ इंडिया। और इस एरिया ऑफ इंडिया में एक तरफ लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे आप ऐसे बनाओ, एक टेबल बनाओ, ऐसे लिखो तुम, क्या मैंने बोला, 1956 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र, है ना। चलिए अब स्टेट्स लिखो पहले, स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स है आपके इंडिया में उस टाइम पे, दोबारा लिख लो, कौन से तुम्हें पता है, दोबारा लिख लो। स्टेट्स लिखोगे पहले आंध्र प्रदेश, फटाफट लिख, आंध्र प्रदेश, कॉमा करके लिखते रहो आगे नीचे, वन बाय वन लिखने की। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, छूटेगा तो बताना, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। गिनो जरा, 14 हो गए पूरे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यूटीज। अब यूटीज कौन कौन सी थी, यूनियन टेरिटोरीज ना, यूटीज लिखेंगे। हाँ लास्ट में वेस्ट बंगाल लिखेंगे। यूटीज, यूटीज में पहले लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। हाँ जी पहले यूटीज थे ये। नेक्स्ट लिखेंगे 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये आपका फुल स्टेट बन गया 1976 में। हाँ अभी लिख, एक मिनट, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट चेक, नहीं अमेंडमेंट नहीं हुआ था इसमें, आपने वो देखा, मैंने आपको टेबल बनाई थी ना, लिखवाई थी जब,
कि कौन सा स्टेट जो है कौन से एरिया से टूट के बना था, तो ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था उस समय। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 1972 में मणिपुर प्लस त्रिपुरा, लिखा है मैंने ये यूटीज में, को भी एक पूरा राज्य का दर्जा मिल गया। तीन तीन जो है स्टेट्स हट गई, है ना। अब बची कौन कौन सी, बताओ भाई कौन कौन सी बच गई? अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये 3 बच गए और वर्तमान में हमारे पास कितनी है? 8। अब हम देखेंगे कि जो नए राज्य थे, नए यूटीज किस तरीके से फॉर्म हुए। 3 तो बच गए थे आपके, है ना। नाम हम लिखेंगे हाउ न्यू यूटीज 71 है वैसे, चेक करो एक बार। हाँ तो उसको करेक्ट कर दो अगर 70 है, 70 हो रखा है तो। चलो, हाउ न्यू यूटीज फॉर्म, है ना। 3 तो आपके कौन कौन से बच गए? अब यहाँ पे ए अंडमान एंड निकोबार रह गया, दिल्ली, मणिपुर और त्रिपुरा 72 में बने थे। चलो, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये आपके बच गए। अब जो है सबसे पहले देखेंगे हम दादर नागर हवेली कब बनी। दादर नागर हवेली बनी आपकी लिखेंगे इसमें 10वें संविधान संशोधन के तहत। 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत आपकी दादर नागर हवेली को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। और ये इसका फॉर्म कब हुआ? 1961 में ये बनी थी। क्लियर? 10वें संविधान अब ये क्यों बनी इसके बाद हम चर्चा करेंगे, पहले आप देख लो कि सारे एरियाज को किस तरीके से। हाँ जी, क्या मणिपुर, क्या पहले लिखा हो गया? क्लियर? दादर नागर हवेली। नेक्स्ट लिखेंगे दमन एंड दीव। दादर नागर हवेली लिखो, उसके बाद लिखेंगे दमन एंड दीव। दमन एंड दीव बनी थी 1962 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 12वें संविधान संशोधन से। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है आपके 1962 में, उसके तहत दमन एंड दीव बनाया गया। अब इसमें नोट लिखो, नोट में लिखेंगे 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को क्या कर दिया? एक राज्य क्षेत्र बना दिया, एक यूटी बनाया गया। 2020 को दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ मिलाया गया। आई बात समझ में? एक साथ इनका विलय किया गया, मिलाया गया। नेक्स्ट यूटी लिखेंगे आप पुडुचेरी। पुडुचेरी 1962 में बनती है ये। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1962 में, उसके तहत बनती है ये। लिखा पुडुचेरी का। नेक्स्ट लिखेंगे चंडीगढ़। किसका? पुडुचेरी, हाँ 1962 में। चंडीगढ़, अब देखो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। पंजाब में आपके रहते हैं पंजाबी भाषाई लोग, हरियाणा में रहते हैं हिंदी भाषी लोग, तो दोनों का जो है एक निष्पक्ष रूप से शासन प्रशासन चले, इस वजह से जो है चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। तो लिखेंगे चंडीगढ़ बनी थी आपकी 1966 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है इसमें, है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख, साथ में लिख दो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बनती है 2019 में। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी लेटेस्ट है, तो ये आपके सुर्खियों में रहेगा, आ भी सकता है ना, क्योंकि हर दिन जो है डिस्प्यूटेड होते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, नोट में लिखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नोट में लिखेंगे
पुनर्गठन को क्या कहेंगे? हाँ, रीऑर्गेनाइज। तो लिखेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया गया? अलग अलग यूटीज बनाए गए। आई बात समझ? चलिए अब एक फ्रेश न्यू पेज निकालो जहाँ पे आप लोग इंडिया का मैप बना सकते हो। तुम इतने में नहीं बना सकती हो? क्या बोला? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। क्या लिखा है? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम के तहत यूटी बनाया गया। बस इतना ध्यान रखो। अब ये एक फ्रेश न्यू पेज निकालोगे आप, अगर स्पेस अच्छा खासा है। पहले इंडिया का मैप बना पूरे पेज पे, पूरे पेज पे, मतलब पूरे पेज इन द सेंस इंडिया का मैप बनाओ, बनाओ जरा इंडिया का मैप बनाओ। भाई ये टास्क है तुम्हारे लिए, इंडिया का मैप नहीं बनाओगे तो तुम करोगे क्या? देख, जिसको नहीं आ रहा समझ में तो देख लो मैं कैसे बना रही हूँ। बनाओ जरा फटाफट से इंडिया का मैप। हाँ भाई सरस्वती से सीखो मैप बनाना, उसने अच्छा बनाया। बाकी मैं भी देखूंगी तुम लोगों की ट्रिक किस किस तरीके से बनाओ। भाई मैं बिना मैप बनवाए तो छोड़, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस। हाँ ठीक तो है, इससे भी गंदे गंदे मैप बनते दोनों ही समझ लो। मैप बनाओ। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन सी यूटी आपकी कहाँ पर है, क्यों बनी, कब बनी ये तो पता चल गया तुम्हें, लेकिन क्यों बनी ये भी तो पता चलना चाहिए। आज की क्लास में आपका ये पार्ट 8 कंप्लीट हो जाएगा और मंडे को जो है मैं पार्ट 9 भी कंप्लीट करा दूंगी। अब पार्ट 9 किससे रिलेटेड है आपका? पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, पंचायत। चलो सबसे पहले बात करें दिल्ली से। बन गया मैप? बन गया? चलो ठीक है, जैसे बनाए बनाओ। चलिए दिल्ली कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? नंदिनी बताओ दिल्ली कहाँ पर है? कहाँ पे? ये उत्तराखंड के थोड़ा नीचे। चलो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। इसको मैं बड़ा गोला करती हूँ और ये लिखते हैं हम दिल्ली। अब दिल्ली तो आपकी स्टार्टिंग से ही है तो दिल्ली में तो क्या ही लिखाना है। चलिए दिल्ली को बनाने के पहले रीजन देखते हैं। दिल्ली को बनाने का पहला रीजन देखो क्या था। दिल्ली को जो है क्या बनाया गया? अच्छा डिस्कशन हो गया होगा तो पहले दिल्ली चले। चलो पहले तो ये आपका कैपिटल रीजन है, ये पहले क्या आपका कैपिटल रीजन है और कैपिटल रीजन होने के नाते इसको क्या बनाया गया? एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन बोला गया। बोलते ना दिल्ली को एनसीआर, जो नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा दोबारा दोबारा मैप क्यों बन रहा है? अब मैं जो यहाँ पर लिखा रही हूँ उस पर फोकस करो। अब बार बार मैप बनाने की जरूरत नहीं, जैसे बन गया वैसे बनाओ। कैपिटल रीजन है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर भारी शक्ति आक्रमण करती है तो सबसे पहले कैपिटल को ही उड़ाएगी। अगर कैपिटल पे किसी दूसरे शक्ति का कब्जा हो गया तो इसका मतलब पूरे देश पे कब्जा हो गया, क्योंकि ये दिल्ली जो है यहाँ पे इसको यूटी बनाने का पहला रीजन तो ये कि कैपिटल रीजन है। इसी में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, संसद, मतलब जितने भी हमारे जो तमाम रूलिंग बॉडीज है वो सब कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। अगर उन्हीं को उड़ा दिया गया तो
तब तो नुकसान होगा। तो पहला रीजन तो था कि ये कैपिटल रीजन है। दूसरा कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक सुविधा देखी जाएगी। अब देखो ये पूरा सेंटर में, सेंटर से क्या है पूरा प्रशासन देखा जाता है ना, तो ये किसके लिए था, प्रशासनिक सुविधा के लिए। पहले कौन सा वाला सा आता है प्रशासन में, यही आता ना, प्रशासनिक सुविधा को देखने के लिए है ना, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको जो है यहाँ पे बनाया गया, ताकि यहाँ से क्या कर सके हम, शासन प्रशासन अच्छे से चला सके, क्योंकि सारी की सारी रूलिंग बॉडीज कैसी है यहाँ पे, ये पे। फिर जो है यहाँ पे सेंटर के ऑफिसेस है, सेंटर के ऑफिसेस है, लाइक आपका पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो यूपीएससी का ऑफिस है, मतलब जितने भी तमाम जो रूलिंग बॉडीज है वो सब कहाँ से बनते हैं, आप कहाँ है आपके दिल्ली में। तो ये 3-4 कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ से, जिस वजह से दिल्ली को आपको क्या बनाया गया, क्या हुआ, पीएससी, यानी पीएससी क्या लिखा मैंने, हाँ प्लस है वो, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, यूपीएससी, मतलब जितने भी तमाम जो रूलिंग बॉडीज है वो सब कहाँ आपके दिल्ली में ही है। अगर किसी ने दिल्ली को उड़ा दिया तो फिर क्या देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारी की सारी केंद्रीय व्यवस्था कहाँ है आपके दिल्ली में ही। तो पहला रीजन तो ये था आपके दिल्ली को बनाने का। चलिए अब दूसरी कौन सी यूटी डिस्कस करें, चंडीगढ़ चले, चलो भाई चंडीगढ़ चलते हैं, जानेंगे कि चंडीगढ़ को क्यों बनाया गया। इसको ना इस तरीके से बॉक्सेस में रखना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। चंडीगढ़, अब जो है चंडीगढ़ को बनाने का पहला रीजन क्या था, चंडीगढ़ को बनाने का पहला रीजन ये था, क्या हुआ, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सुविधा के लिए। मैंने क्या बोला था कि अंग्रेज मत बनो, हिंदी भी जानो, और हिंदी वाले अंग्रेजी भी जानो, ट्रांसलेशन करना है कि नहीं, 25-25 नंबर में पेपर में ट्रांसलेशन आता है हिंदी के पेपर में। तो अगर तुमने सीधा 50 नंबर गवा दिए तो फिर तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा मेंस में। चलिए चंडीगढ़, ध्यान रखना, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करवाती हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि भाई हमें ट्रांसलेशन कैसा आना चाहिए। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ जो है आपकी बेसिकली देखा जाए, सबसे पहले पहला रीजन हम देखते हैं कि चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है ना, क्या है, पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब प्लस हरियाणा। अब पंजाब में आपके हैं पंजाबी भाषी लोग, पंजाबी लोग, पंजाबी भाषा के लोग ज्यादा है, और हरियाणा में आपके जो है हिंदी भाषी लोग, सुनिए हरियाणी भाषी, हिंदी भाषी लोग जो है ना। अब ऐसे में अगर चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ को यूटी बनाने का मेन रीजन ये है कि दोनों राज्यों के बीच में निष्पक्ष जो है शासन प्रशासन चले, पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी हो। आ रही बात समझ में। अब ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़, अगर जो चंडीगढ़ का ज्यादा हिस्सा अगर पंजाब में आता है तो पंजाबी लोगों के लिए ज्यादा जो है कानून बनाएगा, या हिंदी भाषी लोगों का जो है नुकसान होगा, क्योंकि पहले ये जो चंडीगढ़ है दोनों का हिस्सा था ना। पहले हिमाचल का पहाड़ी एरिया अलग था, हिमाचल प्रदेश जो है बना है किससे, पंजाब से अलग होके बना है। हिमाचल प्रदेश का जो मैदानी एरिया वो पंजाब इलाके में आता था, तो पंजाब, ये चंडीगढ़, हरियाणा, ये बहुत बड़ा एरिया था। आधा पाकिस्तान, पंजाब का मैं बात करूं तो पंजाब जो है सबसे ज्यादा कहाँ है आपके लाहौर में, लाहौर, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया ना, सबसे ज्यादा जो है पंजाब जो है पाकिस्तान के पास है। ये पूरा एरिया जो है पंजाब हुआ करता था, इसीलिए तो पंजाब, बंगाल जो है काफी बड़ी बड़ी पहले क्या हुआ करते थे, इनके पास ये जो राजा थे सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया है। बंगाल वाले के पास कितना बड़ा एरिया आता था, यहाँ भी जो है क्या होता था, सबसे ज्यादा खेती होती थी, राजा बहुत समृद्धशाली रहते थे। इस साइड भी जो है ये खेती के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो ये भी आपके राजा काफी अमीर हुआ करते थे। तो अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ जो है कैपिटल किसकी है, पंजाब और हरियाणा के, और इन दोनों में क्या हो, एक ट्रांसपेरेंसी रहे, इसीलिए जो है
ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रहे, इसीलिए जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसको, केंद्र शासित, ताकि अगर पंजाब और हरियाणा के लिए कानून बनाने हैं तो कौन बनाएगा, चंडीगढ़ के यूटी में, यूटी मतलब केंद्र बनाएगी, ताकि दोनों के बीच में क्या रहे, निष्पक्ष शासन प्रशासन रहे। आई बात समझ में? सब चीज, हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे सेंटर रूल करेगी। अब ऐसे पंजाबी लोग नहीं बोल सकते कि ये हमारे चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है, हरियाणा वाले लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी कैपिटल, इसीलिए बारी बारी नहीं, वो सेंटर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किस जगह में कैसे करना है। क्या ये सेंटर में आते हैं यूटीज जो होते, पंजाब हरियाणा दो अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इनकी कैपिटल जो है सेंटर के हाथ में आती है। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है ही कहाँ, दिल्ली और पुडुचेरी में बस। वो यूटीज के अंदर आता है, लेकिन जो शासन प्रशासन देखेगा ना, मतलब ये है कि सीएम के ऊपर जो है केंद्र का ज्यादा वो रहेगा दबदबा, गवर्नर गवर्नर का ही मेन रोल रहेगा यहाँ पे ज्यादातर, होता होगा इनका सेम वैसी प्रोसेस चलती है जैसे मतलब स्टेट्स की भी होती है, लेकिन जो है यहाँ पे सेंटर हैवी रहती है, सेंटर का दबाव ज्यादा रहता है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, जो कैपिटल है ना, कैपिटल में आपका सेंटर का एक ऑफिसर बैठेगा, लगती है, वो फिर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको किस तरीके से यूज होना चाहिए, सेंटर के अंडर है। हाँ हाँ, सारा को है जो है सेंटर संभालती है। ठीक है, चलिए पंजाब, ये चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद दूसरी जगह चले, कहाँ दूसरी जगह कहाँ है, इसको चलो मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं आपका जम्मू कश्मीर, बाद में जाएंगे, पहले इधर चलो तुम। यहाँ पे कौन सी है आपकी, दादर नागर प्लस दमन एंड, देखो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है मेनली किनके अंडर था, पोर्तुगीज के अंदर। देखो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भारत से गए, गोवा को आजाद करके भारत से गए। अब दमन एंड दीव को और दादरा नगर हवेली को अलग से यूटी बनाने का रीजन पहला तो ये था कि ये पोर्तुगीज के क्या थी, पोर्तुगीज कॉलोनी थी यहाँ पे, पोर्तुगीज कॉलोनी यानी कि पुर्तगाली उपनिवेश था ये, पहले लिख दो हिंदी में, पुर्तगाली उपनिवेश था, पोर्तुगीज का जो यहाँ पे अधिकार था। ठीक है, अब इसको बनाने का रीजन क्या है, यहाँ पे जो है अंग्रेजी भी थे, भारतीय भी थे, तो इनकी जो है इनका कल्चरल डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे। अब भाई कोई नहीं चाहेगा कि अगर हम पे अंग्रेजों ने इतने सालों से रूल किया है, चलो चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी धरोहर चली आ रही है उसको कोई नष्ट नहीं करना चाहेगा, तो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से भी यहाँ पे इसको जो है यूटी बनाया गया। फिर दूसरा एक और तीसरा रीजन इसको बनाने का तीसरा रीजन मैं बताती हूँ, ज्योग्राफिकल डिफरेंस। अरे ये तो गलत हो गया, इसको तीसरा रीजन बनाने का था ज्योग्राफिकल डिफरेंस, ज्योग्राफिकल डिफरेंस, भौगोलिक विशिष्टता लिखो हिंदी में, या कल्चरल डाइवर्सिटी में लिखा, क्या कल्चरल को क्या लिखेगा, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। अब कैसे है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, कैसे, यहाँ पे ये जो दादर नागर हवेली है, इस दादर नागर हवेली में आते 3 डिस्ट्रिक्ट, पहले लिखेंगे दादर नागर हवेली आती है आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पे, तो दादर और नागर हवेली है,
दादर नागर हवेली है जो, ये आती है आपकी गुजरात प्लस महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पे। आई बात समझ में? दमन आता है आपके, दमन जो कैपिटल है, कैपिटल नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट। अभी जैसे हम पुडुचेरी पढ़ेंगे ना, तो पुडुचेरी में 4 जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट है, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यमन। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है इनकी, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इधर केरल और ऊपर नहीं, तीसरा स्टेट याद नहीं आ रहा मुझे, क्या था, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों में फैला हुआ है। तो ये अलग अलग एरिया होने की वजह से जो है यहाँ पे अलग अलग गवर्नर बैठ, अलग अलग स्टेट्स हम इनको दे नहीं सकते, क्योंकि कहाँ तमिलनाडु रह गया, कहाँ उड़ीसा रह गया, सॉरी कहाँ तमिलनाडु, कहाँ जो है ये आपका आंध्र प्रदेश रह गया, कहाँ केरल रह गया। 3 इलाके तो हम दे नहीं सकते इनको, और छोटे छोटे एरिया, बहुत छोटे छोटे, जनसंख्या कम है, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, इन तीनों को मिला के क्या करते हैं, पुडुचेरी बना दिया और उसको केंद्र के हाथों भेज दिया। चलिए, इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में दमन आएगा आपका कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात का तटीय क्षेत्र, हिंदी में लिखो, गुजरात का तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। हाँ, और दमन एंड दीव भी आएगा आपका कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। आई बात समझ में? तो 2 डिस्ट्रिक्ट आपके गुजरात में है, और एक स्टेट जो है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी पे डिफ्रेंशिएट हो रही है, अलग अलग एरिया में इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग स्टेट्स हम दे नहीं सकते, जनसंख्या कम है, एरिया छोटा है ना। अब जब किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र को स्टेट बनाया जाता है, तो वहां पे बहुत सारा पैसा लगता है, और फिर वहां पे प्रशासनिक सुविधा भी देखी जाती है। अब छोटे छोटे एरिया होने के नाते जो है इनको क्या कर दिया है, इस सेंटर के हाथों भेज दिया। आई बात समझ में? नवीन, समझ में आ रहा है तुम्हें? कंफ्यूजन लग रहा है कुछ? अभी उधर बता रही हूँ ना, तुम उधर क्यों जा रहे हो? अभी पहले इतना समझो ना, इतना समझ में आ गया? चलिए, आई बात समझ में? अब कहाँ चले? तुमने लक्षद्वीप के लिए स्पेस छोड़ा है? नहीं, कोई नहीं, लक्षद्वीप को इंडिया के नीचे बना देना। इधर चलते हैं अंडमान निकोबार पे। एक तो दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से, दूरस्थ एरिया होने की वजह से इसको अलग से राज्य बनाया, अलग से यूटी बनाया गया। फिर दूसरा रीजन कि लेस पॉपुलेशन, कम जनसंख्या, और इंडिया से काफी दूर होने की वजह से जो है इसको यूटी बनाया गया। आई बात में? सेम कंडीशन लक्षद्वीप की भी है। इधर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है? चलो, अब मैं इसको पूरा छोटा ही कर देती हूँ, पूरा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। इन सब की कैपिटल भी होगी, अब वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से करोगे। जैसे दादर नागर हवेली की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल्स होगी, इनका अपना एरिया होगा, सब चीज वैसी होगी, बस सेंटर के हाथों इनका सेंटर इनका शासन प्रशासन देखेगी। आई बात समझ में? क्या हुआ? चलो, इधर बनाते हैं हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कुछ इस तरीके से आपका, बहुत सारे आइलैंड है इसमें, इस तरीके से बना दो। कोई मुझे बता सकता है लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है? सर्च करके आना। चलिए, इसको भी बनाने का पहला रीजन ये था, लेस पॉपुलेशन और कैसा एरिया डिफरेंस।
क्लियर? बस लक्षद्वीप को बनाने का रीजन भी यही था, एरिया डिफरेंस और लेस पॉपुलेशन। अंडमान निकोबार को बनाने का रीजन भी यही था, लेस पॉपुलेशन और एरिया डिफरेंस। इतना क्लियर हुआ? चलिए कितनी यूटी कर लिया हमने? एक दो तीन चार पांच कर ली। अब इधर मैं अंडमान निकोबार को रब कर रही हूँ और जम्मू कश्मीर लद्दाख पर लास्ट पे जाएंगे, ठीक है? इधर चलते हैं, आपका ये आता है आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी। सबसे पहले देखो कि ये बना है आपका यमन, माहे, कराईकल और पुडुचेरी से मिलके। आई बात समझ में? इसको बनाने का पहला रीजन तो यहाँ पे जो है फ्रांसीसियों का ये क्या हुआ करता था, कॉलोनी होती थी। ये आपकी थी फ्रांसीसी कॉलोनी थी, ये फ्रेंच कॉलोनी थी, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। आई बात समझ में? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जितने भी पुर्तगाली थे, पुर्तगाली कंपनियों ने इस वाले एरिया पे वेस्टर्न कोस्ट पे आपका अधिकार जमाया था, और फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी ने इधर ईस्टर्न कोस्ट पे अपना अधिकार जमाया था। बाकी डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, ये हॉलैंड, ये छोटी छोटी कंपनीज थी, इन्होंने जो है आपस में संधि करके आपस में अपनी कंपनियां भेजी थी और अपने देश वापस चले गए। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, पूरे भारत पे कब्जा किया। अंग्रेज और इन फ्रांसीसी के बीच में बहुत युद्ध हुए, अपने इंग्लैंड ऑस्ट्रिया की वजह से। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रिया इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रिया आपके इंग्लैंड में, और ये आपका फ्रेंच और पोर्तुगीज के जो है बॉर्डर एरिया पे, तो यहाँ पर भी इनके बीच में युद्ध होते रहे, तो वही उसी का असर भारत में भी पड़ा है ना। तो पौंडीचेरी जो है इस वाले ईस्टर्न कोस्ट पे आपके फ्रांसीसी ने बहुत फ्रांसीसी कॉलोनी थी, और फ्रांसीसी उपनिवेश होने के नाते यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, है ना। ज्योग्राफिकल डिफरेंस होगा, ज्योग्राफिकल डिफरेंस होगा, है ना। अब ज्योग्राफिकल डिफरेंस है कैसा है, कराईकल और पौंडीचेरी आपके आते हैं, कराईकल और पौंडीचेरी आते हैं आपके तमिलनाडु में। माहे आता है आपका केरल में, और यमन आता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो पौंडीचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट्स में जाती है। अब अलग अलग एरिया हम दे नहीं सकते, इसीलिए इन सबको एक संयुक्त रूप में क्या कर दिया, किसको भी किसने ले लिया, केंद्र सरकार ने ले लिया कि अब इनके लिए कानून कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। चलिए अब नंदिनी की स्पेस तो बचा ही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, चलो छोटा छोटा लिख लेना। हो गया इधर क्लियर? इतने इतने क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चंडीगढ़ वाले में तुम चेक कर लो एक बार। अब देखना पड़ेगा कि कैपिटल में मतलब किस तरीके से गवर्नर जो है इनको रूल करता है, वो चेक करना पड़ेगा एक बार। चलो फिलहाल इतना क्लियर हो गया, ये हमने बाकी यूटीज देखी। अब चलते हैं हम जम्मू कश्मीर की ओर। चलिए नवीन इधर देखो, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन था ना, चेक कर लो एक बार। कराईकल और पुडुचेरी जो है आपके तमिलनाडु में आता है, यमन आपके केरल में आता है, माहे आपके केरल में आता है, यमन आपके आंध्र प्रदेश में आता है। छोटे छोटे एरियाज हैं ये। अब इन छोटे छोटे एरियाज को हम स्टेट्स तो नहीं बना सकते, स्टेट्स बना देंगे तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र को राज्य बनाने के भी अपने क्या होते, मेजरमेंट्स होते कि किस आधार पर हम जो है राज्य बनाएंगे। अलग ये कैसे, अब इतनी सारी यूटीज में फिर इतने सारे हमें गवर्नर्स चाहिए ना, तो इनको क्या, बहुत छोटे छोटे एरियाज मान के चलो कि इतना छोटा एरिया होगा जितना देहरादून है। अब देहरादून के एक अलग से स्टेट थोड़ी दिया जाएगा, देहरादून से भी छोटे होंगे, देहरादून तो तब भी काफी बड़ा है। जैसे बागेश्वर और चंपावत समझ लो, छोटे छोटे एरियाज है ना,
उस तरीके से समझ लो कि ये आपके, और इनको बागेश्वर कल को डिमांड करेगा कि हम राज्य बनाएंगे उसे, नहीं, क्योंकि इन बिटवीन द स्टेट है ना, स्टेट के बीच में अगर कोई स्टेट बन गया तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए चलिए अब हम चलते हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर। अब ये तो आपका दिक्कत होगी, हाँ अभी लार्ज नहीं होगा ना यहाँ से, चलो मैं तो रब कर दूंगी, तुम अपने हिसाब से बना लो। इधर चलते इधर चलते हैं आपके JNK में। भाई देखो ये कैसा है, सिक्योरिटी के नाम से हमने इसको बनाया, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान का है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंस फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इम्पोर्टेंस फॉर सिक्योरिटी पर्पस, आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, लिखो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, लिखो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, उस साइड लिखना, इस साइड, उस तरफ को छोटा छोटा लिखो, हाँ इस साइड से छोटा छोटा लिखना पॉइंट वाइज, आंतरिक सुरक्षा से महत्वपूर्ण। चलिए कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, आतंकवाद का प्रभाव लिखो, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, आतंकवाद का प्रभाव, है ना, समझ में आया, आतंकवाद का प्रभाव। अब जाहिर सी बात है, अगर स्टेट तो है, अगर हमारे पास हमने जो है कानून बनाने का, अच्छा देखो मैं एक तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ, मैं जो तुम्हें पंजाब चंडीगढ़ वाला एरिया है ना, इसको तुम ये मान के चलो कि जब भी देश की बात आएगी वहां पे सेंटर कानून बनाएगा, अपनी अपनी स्टेट्स तो काम करेगी, जैसे पंजाब हरियाणा तुम बोल रहे हो ना, अपनी अपनी स्टेट्स काम करेंगी, जाहिर सी बातें करेंगी। अब जब पूरे कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस पर रिलेटेड कानून बनाना होगा तो राज्य नहीं बनाएगी, कौन बनाएगा, सेंटर हैवी हो जाएगा। बाकी स्टेट्स के लिए भी सेंटर बनाती है, लेकिन देखो बॉर्डर एरियाज है आपका, पंजाब वाला बॉर्डर एरियाज है, उस बॉर्डर एरिया के लिए भी मेन जो आपका कौन काम करेगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान के चलो कि जैसे कंकरेंट लिस्ट होती है ना, मैंने बताया था, स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा आपका कानून, राज्य बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में आपका मेन जो है किसका रोल होगा, सेंटर का। ऐसा मान के चलो कि जो है कुछ कानून, अब यहाँ पे ना टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इन मामलों में तुम क्या कर सकते हो, कानून बना सकते हो, और इन मामलों में कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली आपका यूटी है, वहां पे आपकी लेजिस्लेटिव भी है, स्टेट भी है, वो यूटी भी है ना। अब दिल्ली के पास अधिकार है कि वो अपने लिए क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट से और कंकरेंट लिस्ट से कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में भी उन एरियाज पे कानून नहीं बना सकते, जैसे पुलिस हो गया, और पुलिस प्रॉपर्टी वाला एरिया हो गया, इन एरियाज पे जो है दिल्ली की जो विधानसभा है वो कानून नहीं बनाएगी, उस मामले में कौन कानून बनाएगा, आपका सेंटर कानून बनाएगी। क्योंकि कल लोग कोई दंगे भड़क गए तो उसके लिए केंद्र की जो पुलिस व्यवस्था है वो काम करेगी, ना कि राज्य की। समझ में आ रहा है, पीछे समझ में आ रहा है, हाँ ना बोला करो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि तुम एकदम स्टैचू बन के देखते हो, मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। चलिए पहले तो समझ लिया ना हमने कि जम्मू कश्मीर किसके लिए, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेररिज्म ज्यादा है, आतंकवाद ज्यादा है इसमें, इस वाले एरिया में। लद्दाख को बनाने का रीजन क्या था, लद्दाख में आपका एसटी एरिया है, दूसरा कि लद्दाख के लोग कब से डिमांड कर रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग करो, है ना, और दूसरा कि लद्दाख वाले एरिया में अगेन जो है यहाँ पे टेररिज्म का प्रभाव रहता है, टेररिज्म के कहाँ से, चाइना से टेररिज्म रहता है, और ये भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आईवास में इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यूटीज बनाने का मेन रीजन यही होता है, आंतरिक सुरक्षा देखी जाती, इंटरनल सिक्योरिटी है, प्रशासनिक सुविधा देखी जाती। अब देखो इस एरियाज में प्रशासनिक सुविधाएं तो देखी जा रही है, जो ये पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यहाँ प्रशासनिक सुविधाएं देखी जा रही है ना। इतना प्रशासन छोड़ने के, इतना अलग अलग एरियाज में प्रशासन बनाने से बढ़िया तो हम इनको एक यूटी बना दे ताकि सेंटर ही इनको जो है संभाले। वॉइस गवर्नर, प्रॉपर गवर्नर नहीं बोलते, उपराज्यपाल कहते हैं इनके,
यूटीज में जो प्रशासक होता है उनको उपराज्यपाल कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। अब उपराज्यपाल भी कुछ कुछ स्टेट्स में है, सॉरी कुछ कुछ यूटीज में है। अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे, तुम यूटीज में ऐसा होता है कि यूटीज में या तो राष्ट्रपति खुद देख सकता है या राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर वहां पे प्रशासक बना सकता है। वो राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया रहता है कि भाई तुम मेरे हिसाब से काम करो। अब वो तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन काम किसके हिसाब से करता है? मंत्रिमंडल के हिसाब से। मंत्रिमंडल के हिसाब से राष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति के हिसाब से वो व्यक्ति काम करेगा। कहाँ नहीं है मंत्रिमंडल? सब जगह तो है, पूरे देश में आपके मंत्री इलेक्शन नहीं होते हैं इन एरियाज में। यहाँ अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को कौन घुमा रहा है? प्रेसिडेंट की चाबी कौन घुमा रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो यूटीज में आपका प्रशासक बैठा हुआ उसकी चाबी कौन घुमाएगा? प्रेसिडेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो जो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही यहाँ पे रूल कर रही है, ऑन किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। आ रही बात समझ में? तो कुछ कुछ ऐसे यूटीज है जहाँ के प्रशासक को प्रशासक ही बोला जाता है, और कुछ यूटीज ऐसी है जहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अब वो कौन से यूटीज है वो आगे मैं बताऊंगी, पहले इतना क्लियर हुआ क्यों एरियाज को हमने यूटी बनाया। तो एरियाज को यूटी बनाने का मतलब ये होता है कि हम प्रशासनिक सुविधा देखी जाए। प्रशासनिक सुविधा देखी ना हमने, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये बहुत छोटे छोटे एरियाज है, लेस पॉपुलेशन की वजह से हमने जो है इनको यूटी बना दिया। प्रशासनिक सुविधा देखी हमने, स्टेट्स ठीक से काम नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है सेंटर का ज्यादा रूल रहेगा, है ना। बाकी हमने देखा यहाँ पे भी प्रशासनिक सुविधा देखी कि लोगों को जो है ऐसा ना लगे, चंडीगढ़ और हरियाणा के लोगों को, कि भाई हमारे लिए जो है निष्पक्ष रूप से हमारी जो राज्य सरकार है वो काम नहीं कर रही, इसलिए सेंटर हैवी बना दी गई। आई बात समझ में? इसका मतलब तुम ये समझो कि जो पंजाब हरियाणा वाले एरिया में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे सेंटर ही कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे स्टेट्स कानून बनाएगी। जैसे उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसके पास अधिकार है ना कि वो राज्य सूची से और कंकरेंट लिस्ट से कानून बना सकती है। जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर प्रोविजन होंगे उन सब पे कानून बना सकती है। तो उसी प्रकार से जो स्टेट लिस्ट में आता है आपका चंडीगढ़ और पंजाब, वो कुछ स्टेट लिस्ट पे कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, और कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाएगा? आपका सेंटर। तो जो स्टेट लिस्ट है उसको डिवाइड किया कि कानून किस तरीके से बनेंगे। इस तरीके से वहां पे जो है केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। क्लियर हुआ? अब हुआ क्लियर? इधर चलो, अब जो है वन बाय वन करके आर्टिकल्स देखेंगे। देखिए आर्टिकल्स को, हाँ या ना बोलो नवीन, तुम लोग एकदम स्टैचू बने रहते हो। चलिए आर्टिकल डालेंगे 239, आर्टिकल डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन यूटीज, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन। इस आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑन यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन। बातें नहीं, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन। अब संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन कैसे, इनको जो है सब क्लॉसेस के हिसाब से दिया गया। इसका जो है सब क्लॉज है 239 का 1, सब क्लॉज 239 का 1। ये कहता है कि जो यूटीज है, आर्टिकल 239 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो यूटीज है, यूटीज में प्रेसिडेंट जो है रूल करेगा, या फिर ऐसे लिखो, एक मिनट, हाँ, यूटीज में जो प्रशासन है उसको गवर्न कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आई बात समझ में? उसको गवर्न कौन करेगा? प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट किसी दूसरे ऑफिसर को यहाँ पे गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त कर सकता है। आई बात समझ में? प्रशासक कौन होगा? राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति स्वयं से शासन करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास बहुत काम होते हैं, वो सारे एरियाज में जो है इतने यूटीज को नहीं संभाल सकता एक साथ, इसीलिए जो है राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करके इन क्षेत्रों में काम करने को बोल सकता है। आई बात समझ में? इसका ही सब क्लॉज 2 देखते हैं, 239 का सब क्लॉज 2 देखते हैं हम, और इसको देखेंगे हम। इसमें है, एक मिनट, 2 नहीं डालोगे, पहले इसी में देखो। हाँ, अब मैं तुम्हें बता रही थी ना कि उपराज्यपाल,
लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तरफ लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासक, और एक तरफ लिखेंगे उपराज्यपाल, वॉइस गवर्नर। तो वॉइस गवर्नर में लिखेंगे, वॉइस गवर्नर में लिखेंगे तो दिल्ली, दिल्ली वॉइस गवर्नर में, उपराज्यपाल में लिखेंगे दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इन यूटीज का जो शासन प्रशासन संभालता है उस व्यक्ति को कहते हैं उपराज्यपाल। आई बात समझ में? उपराज्यपाल। प्रशासक में लिखेंगे चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली जब भी लिखोगे तो साथ में दमन दीव भी लिखना, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, कॉमा लक्षद्वीप। तो इन 3 यूटीज के जो प्रशासक है उनको कहते हैं प्रशासक। ठीक है, इन 3 यूटीज में जो शासन प्रशासन संभालता है उसको कहते हैं प्रशासक। और दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो एरियाज है इन यूटीज को संभालने वाले व्यक्ति को कहते हैं वॉइस प्रेसिडेंट। हाँ, वॉइस इनमें होगा, गवर्नर दोनों में होता है लेकिन नाम जो है अलग अलग है। इनको कहते हैं प्रशासक, इनको कहते हैं उपराज्यपाल। वैसे ये क्वेश्चन कहीं पूछे जाने वाला नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है। वहां गवर्नर की जगह वॉइस गवर्नर होगा। वही देखेगा, हाँ दोनों चीजें देखेगा। अब जो है 239 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी गवर्नर को यूटीज का गवर्नर बना सकता है। किसी भी गवर्नर को कैन अपॉइंट, एक मिनट में क्या लिखने वाली थी, इसको ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिख लो पहले। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट गवर्नर ऑफ एनी यूटीज। तो ये ध्यान रखना कि राज्यपाल के प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य के गवर्नर को किसी यूटी का गवर्नर नियुक्त कर सकता है। मान लो कि जैसे उत्तराखंड का गवर्नर है तो वो कह सकता है कि अब निकटवर्ती एरिया, निकटवर्ती में जैसे अगर मैं बात के चलूं तो निकटवर्ती में कौन सा आ रहा है आपका, हाँ जैसे गुजरात का गवर्नर है, गुजरात के गवर्नर को कह सकता है भाई प्रेसिडेंट के तुम दादरा नागर हवेली के शासन प्रशासन को भी देखो। निकटवर्ती एरिया के जो यूटी आ रही है तुम्हारी उसको जो है शासन प्रशासन संभालने के लिए कह सकता है प्रेसिडेंट। या फिर मान के चलो ऐसा कि तमिलनाडु का गवर्नर है, तमिलनाडु के गवर्नर को कह सकता है कि तुम भाई पुडुचेरी का शासन प्रशासन संभालो। आई बात समझ में? और जैसे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड तो खैर क्या आई, जैसे यूपी वाला है तो यूपी वाले को बोल सकता है कि तुम जो है, खैर दिल्ली का तो प्रोविजन नहीं अलग है ना। पंजाब वाला है तो नहीं सॉरी, इधर कौन सा नजदीक में है, इधर से मान लो कि इसको जो है इधर कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, एमपी आएगा, तो एमपी वाले को बोल सकता है कि तुम क्या करो, चंडीगढ़ का शासन प्रशासन संभाल। इस तरीके से निकटवर्ती क्षेत्र के जो शासन प्रशासन है उनको संभालने का अधिकार कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है किसी भी गवर्नर को। क्लियर? कंडीशन सेम वही चलती है, आईएएस पीसीएस अधिकारी वहां भी बैठते हैं। वो स्टेट के हिसाब से नहीं होता था, वो सेंटर के हिसाब से होता है। अधिकारी वहां भी सेम रहते हैं लेकिन वहां स्टेट के हिसाब से नहीं, सेंटर के हिसाब से काम चलता है।
पुडुचेरी में तो हेडक्वार्टर, कैपिटल जहां होगी वहीं इनका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, चलिए, चलो इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, 239 भी क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ पे अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर देना इस आर्टिकल पे, आर्टिकल 239 का ए, यानी कि आर्टिकल 239 का इंपॉर्टेंट है ये। आई बात समझ में? यहाँ पे बोला गया है कि कुछ यूटीज के लिए हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली को सृजन करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या करेंगे, हम सृजन करेंगे। ठीक है, 239 का ए कहता है, जैसे आपके दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो किस संशोधन के तहत, इस संशोधन के किस आर्टिकल के तहत, तो 239 का ए कहता है कि भाई हम पुडुचेरी के लिए हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, यानी कि उनकी विधानसभा और उनकी मंत्रिपरिषद होगी। राज्य जैसे विधानसभा होती है पुडुचेरी में, उसी तरीके से, क्योंकि पुडुचेरी काफी बड़ा एरिया आ गया ना, चार डिस्ट्रिक्ट्स आ गई उसमें। आई बात समझ में? 4 डिस्ट्रिक्ट्स आ गई। तो इसमें देखेंगे पुडुचेरी कब बना था भाई, 1962 में बना था। तो ये जो है आपका प्रोविजन 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत बोला गया कि भाई पुडुचेरी में हम क्या करेंगे, विधानसभा बनाएंगे, विधानसभा और उनकी मंत्रिमंडल होगा, और उसका मंत्रिमंडल होगा। आई बात समझ में? मंत्रिमंडल इसका सृजन। क्लियर? ये प्रोविजन सिर्फ ये केवल पुडुचेरी के लिए, ये आर्टिकल केवल पुडुचेरी के लिए बोलता है। दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है 239 ए। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछो जरा। नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया? ये कहता है कि जो पुडुचेरी है, यहाँ पे है ना आपका पुडुचेरी, देखो जरा यहाँ पे, इस पुडुचेरी के लिए हम क्या करेंगे, विधानसभा बनाएंगे। क्योंकि क्यों बनेगी, 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट का शासन प्रशासन संभालने के लिए हम क्या करेंगे, विधानसभा बनाएंगे। विधानसभा यानी कि उसकी अपनी मंत्रिमंडल होगी। तो आर्टिकल 239 ए कहता है कि जो पुडुचेरी है उसकी अपनी क्या होगी, विधानसभा होगी, उसकी अपनी मंत्रिमंडल होगी, है ना। कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसे बोला हमने कि 14वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, उसके तहत बोला गया कि पुडुचेरी एक ऐसा यूटी है जहां पर उनकी विधानसभा होगी, यानी कि यहाँ पे चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, गवर्नर होगा। आई बात समझ में? चलिए अब जो है इसके बाद सबसे ज्यादा स्टार मार्क करने वाला टॉपिक है, ये क्वेश्चन बनता है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, आर्टिकल 239 का ए। इसी में ही एक सब क्लॉज और जोड़ा गया, इसी में संविधान संशोधन हुआ, इसमें एक सब क्लॉज और जोड़ा गया और कहा गया स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, और ये उपबंध करने का रीजन क्या है भाई, कि दिल्ली आपका क्या है, एनसीआर वाला एरिया है। चलिए, और इसको जोड़ा गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 69 को छोड़ो, जो भी बोलते हैं। 69 में संविधान संशोधन के तहत बोला गया था कि दिल्ली के लिए भी एक विशेष उपबंध होगा, यानी कि दिल्ली में भी क्या होगी, विधानसभा होगी। और ये जोड़ा गया था 1991 में, जब इसी एक्ट में, इसी आर्टिकल में सब क्लॉज जोड़ा गया था। जब भी किसी आर्टिकल में सब क्लॉसेस जोड़े जाते हैं वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े जाते हैं, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको करवा चुके हैं। अभी और भी ज्यादा हम पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाला जो है टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, इसमें क्या क्या बोला गया,
इसमें बोला गया कि दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली को क्या बनाया गया, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। बनाया मतलब कि दिल्ली का नाम जो है क्या बोला गया अब, एनसीआर, नेशनल कैपिटल एरिया बोला गया। आई बात समझ में। दूसरा था कि जो दिल्ली का जो प्रशासक होगा, दिल्ली का जो प्रशासक होगा उसको उपराज्यपाल कहेंगे, ये तो ठीक है। चलिए, इसमें तीसरा था, इसमें क्या था कि दिल्ली में विधानसभा मंत्री परिषद होगी, विधानसभा और उनकी मंत्री परिषद, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होगी, और जब विधानसभा होती है तो उसकी मंत्री परिषद भी होती है। आ रही बात समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है खाली एक तरफा बोला जा रही हूँ। विधानसभा होगी, और ध्यान रखना कि दिल्ली की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। अभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग एरियाज में विधानसभा होती है तो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सीट्स होती है, जैसे उत्तराखंड में 70 है, यूपी में 400 के आसपास है, बिहार में भी है। तो इसी प्रकार से दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, विधानसभा जो है वो कौन डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी कि दिल्ली की जो विधानसभा उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए। आई बात समझ, और कौन सी सीट कहाँ से एमपी होगी और राज्यसभा की होगी, लोकसभा की होगी, ये डिसाइड करेगा। दूसरा कि दिल्ली की जो विधानसभा है वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से कानून बना सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन को छोड़ के, जैसे पुलिस और भूमि से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स उनको छोड़ के दिल्ली की सरकार जो है अपने लिए कानून बना सकती है। पुलिस व्यवस्था और भूमि वाले व्यवस्था पर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। चलिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया, तुम्हें ये तो पता ही है ना कि जो भी आपकी मंत्री परिषद होती है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र, उसकी उस मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं, 15% मंत्री होते हैं। बताया था ना मैंने कि जैसे 70 सीटें हैं, 70 का 15% कर दो, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये, कितना, हाँ 10 या 11, तो 10-11 क्या होंगे आपके मंत्री परिषद होगी। वैसे मैंने आपको बताया था कि 543 का अगर तुम 15% निकालोगे तो कितने 80 के आसपास जो है मंत्री परिषद होगी, है ना। अब यूटी में क्या प्रोविजन किया गया कि दिल्ली है, दिल्ली में आपकी जो है विधानसभा है, इस विधानसभा में आपके 10% सदस्य संख्या क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होंगे, यानी कि संसद जितनी वैल्यूज को डिसाइड करेगी उसका 10%। संसद ने मान लो 50 सदस्य डिसाइड किए, संसद ने मान लो कि 50 सदस्य डिसाइड किए, इन 50 सदस्यों को तुम 10% निकालो तो कितना होगा, 5, तो 5 सदस्य होंगे आपके मंत्री परिषद में। तो दिल्ली में ये याद रखना कि दिल्ली वाला जो एरिया है, इस दिल्ली वाले एरिया में ये बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कितने होंगे, 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। आई बात समझ में। और ये जो है नोट में लिखना कि नोट में क्या होगा, आपको पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं जो है क्या करती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, इलेक्शन में भाग लेती है। किसके संविधान के तहत, इसी में आता है आपका 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कहा गया कि भाई दिल्ली प्लस पौंडीचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। आई बात समझ में। चलिए, आर्टिकल 240 कहता है आपका, आर्टिकल 240 कहता है कि कुछ ऐसे यूटीज है, कुछ यूटीज के लिए विनियमन यानी कि रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए कानून कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, बस ये कहता है। इसमें ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में आपका आर्टिकल 239 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब क्लॉज ए और इसका सब क्लॉज ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, क्या हुआ, ध्यान रखना कि पूरे चैप्टर में आपका 239 इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखना कि यूटीज को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। 241 कहता है आपका कि जो यूटीज है, यूटीज के लिए हाई कोर्ट, यूटीज का हाई कोर्ट। अब जरा वहां पे निकालो
जहाँ पे मैंने कल टेबल बनाई थी हाई कोर्ट वाली, निकालो जरा। जितने यूटी है उन सबके हाई कोर्ट लिखो, और कौन, जैसे है ना यूटी, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट किस, कौन अंडमान निकोबार यूटी के लिए कौन संभालता है आपका, कैलकाटा। लिखो कि अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है आपका, कलकत्ता। पूरी टेबल बनाओ, लिखो जरा फटाफट से, होमवर्क करो इसको, इस काम को करो। यहाँ पे बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये यूटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको टेबल बनानी है और इस टेबल में लिखो एक तरफ हाई कोर्ट और दूसरी तरफ यूटी। अब जितने भी यूटी उन सबको लिखो कि कौन सा यूटी कहाँ, कौन सी यूटी के लिए हाई कोर्ट कौन सा है, बनाओ जरा। सारे नहीं, जितनी 8 यूटीज है ना, उन 8 यूटीज का टेबल बनाओ, कर दो इतना फटाफट से।